हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम्स में दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले आज जो फर्स्ट वीडियो है इसमें कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर जो सामान्य एक जानकारी है अर्थव्यवस्था के ऊपर वो हम शब्द यहाँ पर सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नियोजन एवं पंचवर्षीय योजनाएं। ऐसे ही धीरे धीरे इस पूरी इकोनॉमी को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मानव समाज में उत्पादन, उपभोग तथा वितरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर अर्थशास्त्र की सिंपल सी डेफिनेशन है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो सभी को पता होगा दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। काफ़ी बार पूछा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए आप, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का एक साथ होना। तो ये क्या है, आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। चलते हैं आगे। आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है? तो देखिए, हमारा देश है विकासशील देश। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया गया? क्योंकि देखो, समाजवादी लक्ष्य की जो पूर्ति है उसे पूरा करने के लिए यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया है। सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसी सारी अर्थव्यवस्था के कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये डायरेक्टली डेफिनेशन किसकी है दोस्तों? ये है आपकी समष्टि अर्थशास्त्र की। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? यानी ये जो सिद्धांत है दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र, इसे बोलते हैं हम आय तथा रोजगार का सिद्धांत। चलते हैं आगे। केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कहलाना क्या कहलाता है? तो ये बोलेंगे दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र। चलते हैं आगे। वह क्रिया क्या कहलाती है जिसका संबंध उन सभी वस्तुओं के उत्पादन, उपभोग तथा निवेश से है जिनमें उपयोगिता होती है, जो दुर्लभ हैं तथा जिनका लेन देन किया जा सकता है? तो इसको एक वर्ड में बताना है दोस्तों, ये है आपका आर्थिक क्रियाएं। वह क्रिया क्या कहलाती है जिसका संबंध वस्तुओं तथा सेवाओं की उपयोगिता या मूल्य में वृद्धि करने से है? तो डायरेक्टली उत्पादन की डेफिनेशन है। डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे उत्पादन क्या है, और आपको ऑप्शन में ये यहाँ पर पूरा सेंटेंस मिल जाएगा। चलते हैं आगे। उत्पादन के 4 मुख्य साधन कौन से हैं? चारों अलग अलग करके याद कर लेना। एक है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। चलते हैं आगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ये दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को माना जाता है। काफ़ी बार पूछा जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दोस्तों इसको बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना डायरेक्टली पूछी जाती है स्टैटिक जीके में। ये है आपके 1951 में। आगे चलते हैं। वह आर्थिक क्रिया क्या कहलाती है जिसका संबंध व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संस्तुति के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की उपयोगिता के उपभोग से है? तो इसको बोलेंगे आप उपभोग। वह आर्थिक क्रिया क्या कहलाती है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है? तो इसे आप बोलोगे निवेश। चलते हैं आगे। कौन सी क्रिया उत्पादन व उपभोक्ता के बीच की कड़ी कहलाती है? इसको तो रट ही लेना, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स में। यह है आपका विनिमय। किसी अर्थव्यवस्था में लोगों द्वारा अपनी कुछ आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अपनाई गई व्यवस्था क्या कहलाती है? तो ये बोलोगे दोस्तों आप उनकी आर्थिक प्रणाली। वह अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का एक बड़ा भाग निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, रिपीटेड रहती है दोस्तों। इसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलते हैं आगे। वह अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है जिसमें उत्पादन के भौतिक संसाधनों पर समाज या समुदाय का स्वामित्व होता है और जिनका संचालन एवं उपयोग समाज या समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा सामान्य आर्थिक नियोजन या योजना के आधार पर किया जाता है? तो ये डेफिनेशन सिंपल सी किसकी है? समाजवादी अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरों में मात्रात्मक वृद्धि को क्या बोला जाता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑप्शन में मिलेगा आपको समृद्धि। दूसरा नाम है इसका आर्थिक वृद्धि। जीवन के भौतिक गुणवत्ता का प्रतिपादक सर्वप्रथम किसने किया था? नाम इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। ये है आपके जॉन टिनवर्जन के द्वारा।
जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत एवं विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? देखो दो अलग अलग क्वेश्चन है। अगर साइंटिफिक टर्म में पूछ लिया आंसर करोगे मॉरिस डी मार्टिस, और सिंपल पूछ लिया भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन, उस केस में आंसर करेंगे आप जॉन टिनवर्जन। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के घटक कौन कौन से हैं? अलग अलग करके याद कर लो। नंबर 1 है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता। ये 3 टर्म्स हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? 2 नाम बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है विलियम नॉर्धस, दूसरा है आपका जेम्स रॉबिन्स। शिक्षा सूचकांक की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग 1989 में किसने किया था? तो ये किया गया था दोस्तों डेली और कॉब के द्वारा। ये वर्ष भी इंपॉर्टेंट है, बन सकता है 1989 में। चलते हैं आगे। शिक्षा सूचकांक क्या व्यक्त करता है? तो दोस्तों ये क्या व्यक्त करेगा? वयस्क साक्षरता तथा संयुक्त सकल नामांकन सूचकांक को किसी भी देश में जन्म के समय लोगों की सापेक्ष जीवन प्रत्याशा की उपलब्धि की माप क्या कहलाती है? तो डायरेक्टली पूछा गया है जीवन प्रत्याशा सूचकांक की डेफिनेशन। दोस्तों जब डेफिनेशन आएगी तो थोड़ा सा सेंटेंस को भी अच्छे से एक बार देख लेना, क्योंकि एग्जाम में सेंटेंस बन सकता है। अधिकतम जीवन प्रत्याशा तथा न्यूनतम जीवन प्रत्याशा क्रमशः कितने वर्ष मानी गई है? याद कर लो बिल्कुल आंकड़े को। देखो मैक्सिमम पूछेंगे 85 ईयर्स और मिनिमम है आपकी 25 ईयर्स। मानव विकास सूचकांक का मान कितना होता है? तो ये होता है आपका 0 से 1 के बीच में। हरित लेखांकन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखो हरा भरा पर्यावरण, ऐसे याद कर लेना, पर्यावरणीय लेखांकन। आगे चलते हैं। पर्यावरणीय लेखांकन की विधि सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? इंपॉर्टेंट है नाम बिल्कुल, ये है पियर्स और बारफोर्ड के द्वारा। ग्रीन जीएनपी की अवधारणा को सर्वप्रथम विश्व बैंक द्वारा किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था आपका 1995 में। अब ये देखो है क्या ये ग्रीन जीएनपी? एक निश्चित अवधि में प्रति व्यक्ति उत्पादित संपदा की वह अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है जिसे एक देश की प्राकृतिक संपदा को स्थिर रखते हुए प्राप्त किया जाएगा? तो ये है आपकी ग्रीन जीएनपी। चलते हैं आगे। पोषित आर्थिक कल्याण की अवधारणा का प्रतिपादन 1994 में किसने किया था? तो ये किया गया था दोस्तों एन मार्क्स और टी जैक्सन के द्वारा। और कब पूछेंगे? 1994, ये इंपॉर्टेंट नाम है। समायोजित निबल बचत दृष्टिकोण का प्रतिपादन वर्ष 2000 में किसने किया था? तो ये किया गया था हैमिल्टन के द्वारा। आर्थिक वृद्धि दर तथा प्रदूषण के केंद्रीकरण के मध्य पाया जाने वाला संबंध का रेखीय चित्रण क्या बोला जाता है? तो इसको बोलते हैं पर्यावरणीय कुजेंट्स वक्र। आगे चलते हैं। इसका प्रतिपादन यानी दोस्तों जो पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र है, इसका जो प्रतिपादक थे कौन थे? ये थे आपके साइमन कुजनेट्स। ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। किसी देश या समाज या समूह द्वारा पृथ्वी के उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग से प्रति इकाई खुशहाल जीवन के औसत वर्ष की प्राप्ति को बोला जाता है। इसको बोलोगे आप हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स। और ये डायरेक्टली पूछ लेंगे ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये किया जाता है न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के द्वारा। और डेनिसन इंडेक्स का प्रतिपादन 1962 में किसने किया? देख लो ये नाम, ये है आपका एडवर्ड डेनिसन। कब? 1962 में। सामाजिक आर्थिक विकास का वास्तविक मापक क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक। पूंजी की कुल मात्रा तथा उस वर्ष के उत्पादन की मात्रा का अनुपात बोला जाता है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों पूंजी उत्पाद अनुपात। सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? बनते रहता है क्वेश्चन। यह है आपकी आर्थिक वृद्धि दर। चलते हैं आगे। निबल नेशनल उत्पादन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो ये कहलाते हैं दोस्तों आर्थिक विकास दर। आर्थिक विकास दर को किन मूल्यों पर आकलित किया जाता है? तो दोस्तों देखो चालू और स्थिर के माध्यम से इसको यहाँ पर इसका आंकड़ा तैयार किया जाता है। किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग के विपरीत संबंध को क्या बोलते हैं? अब जितने भी टर्म्स आएंगे सब काफ़ी रिपीटेड रहते हैं इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, तो अच्छे से याद कर लो। तो देखो किसी भी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के विपरीत संबंध को बोलोगे मांग का नियम। इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल। वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है? तो नाम से ही स्पष्ट है। देखो एक को दूसरे से रिप्लेस कर दिया, यानी आपने उसको क्या कर दिया? प्रतिस्थापन। यानी ये हो जाएंगे आपकी प्रतिस्थापन वस्तुएं। वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं जो मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करें? अब देखो मांग को पूरा कौन करेंगी? पूरक वस्तुएं।
वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं जिनमें मांग और आय के बीच धनात्मक संबंध पाया जाता है? तो ये बोला जाता है आपका सामान्य वस्तुएं। वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं जिनमें आय और मांग के बीच विपरीत या फिर ऋणात्मक संबंध पाया जाता है? तो इसको बोलोगे आप निम्न कोटि की वस्तुएं। किसी पदार्थ की वह शक्ति जिसके द्वारा आवश्यकता की संतुष्टि होती है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों उपयोगिता। फिशर ने उपयोगिता की माप की इकाई के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो देख लो, ये उपयोगिता के माप की इकाई का प्रतिपादन किसने किया है? फिशर। और जो नाम स्पेसिफिक लिया है ये है आपका यूटिल। अच्छे से कर लेना, याद बन सकता है। चलते हैं आगे। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसको बोलोगे आप सीमांत उपयोगिता। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से क्या अभिप्राय है? तो ये क्या है दोस्तों? 1 रुपये के बराबर के मूल्य। जब सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक होता है तो औसत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छे से देख लो, ऑप्शन में मिल जाएगा बढ़ेगा या घटेगा। तो ये क्या है? हमेशा बढ़ेगा। जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पादन के बराबर हो जाता है तब औसत उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी ऊपर हमने क्या देखा था? जब औसत उत्पाद अधिक होगा, लेकिन अब क्या है? जब बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पर औसत उत्पाद जो है उस पर अधिकतम हो जाएगा। जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम, अब देखो ज़्यादा हो गया है तो हमने ऊपर क्या देख लिया है? बढ़ेगा। तो उसी प्रकार अगर कम हो जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? गिरने लगेगा। आगे चलते हैं। किसी साधन या आर्थिक पदार्थ के प्रयोग की अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रयोग में त्याग के मूल्य के बराबर होती है, इसको बोलेंगे हम अवसर लागत की धारणा। एक फर्म द्वारा किए जाने वाले वे सब खर्चे जिनका भुगतान दूसरों को किया जाता है, इसको बोलेंगे आप स्पष्ट लागतें। किसी वस्तु का उत्पादन तथा बिक्री करने के लिए मुद्रा के रूप में जो धन खर्च करना पड़ता है वह वस्तु कहलाती है, ये बोलते हैं दोस्तों मौद्रिक लागत। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है तथा कीमत कम होने पर पूर्ति भी कम हो जाती है। यह नियम क्या कहलाता है? ये है आपका पूर्ति का नियम। उस बाजार को क्या कहते हैं जिसमें किसी समरूप वस्तु के बहुत से क्रेता तथा विक्रेता हों तब वस्तु की कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित होती है? तो इसको बोलोगे आप यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगी बाजार। वह स्थिति क्या कहलाती है जिसमें किसी वस्तु या सेवा का केवल एक ही उत्पादक होता है तथा उस वस्तु का कोई निकटतम प्रतिस्पर्धन नहीं होता है? तो इसको बोलेंगे आप यहाँ पर एकाधिकार बाजार की स्थिति। मान लो कोई प्रोडक्ट है, उसको कोई पर्टिकुलर दुकानदार ही बेच रहा है और दूर दूर तक वो प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है। बस ये सिंपल सी उसी की डेफिनेशन है। वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है? हज़ारों बार रिपीटेड क्वेश्चन है, नाम याद कर लो, एडम स्मिथ। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक भारत में गरीबी तथा अब्रिटिश शासन यानी दोस्तों पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये है आपके दादा भाई नौरोजी। और इसमें इन्होंने किस सिद्धांत को दिया था? बनते रहता है, ये है आपका धन का विकास सिद्धांत। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों पाकिस्तान के अर्थशास्त्री रहे हैं महबूब उल हक। ये नाम याद कर लो, मानव विकास सूचकांक ये दिया है किसने? महबूब उल हक के द्वारा। महबूब उल हक के सहयोगी कौन थे? बन सकता है, एक था यहाँ पर सिंगर हंस, दूसरे थे A.K. सेन। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया? महबूब उल हक ने किया है 1990 में। मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से सूचकांक शामिल किए जाते हैं? अच्छे से याद कर लो, 3 हैं, बनते रहते हैं। एक है जीवन प्रत्याशा, दूसरी है शिक्षा सूचकांक, थर्ड है आपका सकल घरेलू उत्पाद। किसी भी देश में जन्म के समय लोगों की सापेक्ष जीवन प्रत्याशा की उपलब्धि की माप कौन सा सूचकांक करता है? ये करेगा आपका जीवन प्रत्याशा सूचकांक। आर्थिक समृद्धि दर क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? जीडीपी में परिवर्तन की एक दर है। आर्थिक विकास दर पूछेंगे तो ये एनएनपी जिसे निबल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं उसमें जो डिफरेंस आएगा उसी को बोलोगे आप आर्थिक विकास दर। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? देख लो अच्छे से, बनता है क्वेश्चन। पहला है कृषि तथा पशुपालन, वन उद्योग, लट्ठे बनाना, मछली पालना और खनन और उत्खनन। चलते हैं आगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में क्या शामिल हैं? तो द्वितीय क्षेत्र में पूछेंगे, एक है आपका उद्योग, पंजीकृत निर्माण, गैर पंजीकृत निर्माण, निर्माण कार्य, बिजली, गैस और जल आपूर्ति, ये सब आएंगे आपके सेकेंडरी क्षेत्र के अंतर्गत। और
टर्शरी यानी थर्ड क्षेत्र में पूछ लेंगे। तृतीयक इसमें देखो क्या क्या है, परिवहन, संचार, व्यापार, होटल, जलपान गृह, बैंक, बीमा, स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व, व्यावसायिक सेवाएं और सार्वजनिक सेवाएं और अन्य सेवाएं। चलते हैं आगे। 1950 से 51 और 90 से 91 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर क्या रही? बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, टफ वाले बिल्कुल याद कर लो। 4.1%। 91 से 92 और 11-12 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, तो ये थी आपकी 6.9। एक वित्तीय वर्ष में देश की सीमा के अंदर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य कहलाता है। ये है आपका सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी है ये। आगे चलते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से ह्रास की राशि घटा देने के उपरांत क्या प्राप्त होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद कर लो। ये है आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। आर्थिक क्रियाओं के तेजी से विस्तार को क्या कहते हैं? तो ये बोलोगे आप यहाँ पर बूम। मंदी की विपरीत स्थिति ये कहलाएगी बूम। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत, ये शायद ऊपर डिस्कस कर लिया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलते हैं आगे। वे वस्तु दुर्लभ हैं और उनकी आपूर्ति सीमित हो, उन्हें बोलेंगे, तो उनको बोलोगे आप यहाँ पर आर्थिक वस्तुएं। भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो ये कौन है दोस्तों यहाँ पर? कौटिल्य। मानव कल्याण विशेषकर बाल कल्याण के लिए एक मानकीकृत पैमाना क्या है? ये है आपका मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। किस पैमाने द्वारा ज्ञात होता है कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा विकासशील और कौन सा अविकसित? तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा यहाँ पर बताया जाएगा। बेरोजगारी, मंदी तथा मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन किसमें होता है? ये होगा आपका समष्टि अर्थशास्त्र में। और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सकल मांग, सकल पूर्ति, सामान्य कीमत स्तर, राष्ट्रीय आय कहलाते हैं, ये कहलाएंगे आपके समष्टि आर्थिक चर। अब दोस्तों देखो, ये जो नियोजन एवं पंचवर्षीय योजना है, ये दोनों टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो यहाँ पर कल आ जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।